बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस्त 82 मुलाहिज़ा फरमाएं। बस एक ही आदमी ढेर हो गए, उसके होंठों से सरसराती आवाज़ निकली, उठो आज मैं तुम्हें बताऊं कि बेला क्या है। और विश्वास करो बेला आज भागने की कोशिश नहीं करेगी। मेरे होंठों पर भी मुस्कुराहट आ गई और इस तरह हरकत की जैसे उठना चाहता हूँ, लेकिन दूसरे लम्हे मैंने बड़ी फुर्ती से उसकी दोनों टांगों को पकड़कर जोरदार झटका दिया। बेला ने शायद इस बात का ख्याल नहीं रखा था कि मैं कोई ऐसी हरकत भी कर सकता हूँ। उसके दोनों पैर जमीन से उखड़ गए और वो कराती हुई पुश्त के बल गिरी। मैं बड़ी फुर्ती से उठकर खड़ा हो गया। बेला भी उठने की कोशिश कर रही थी, मगर मैंने मौका नहीं दिया और उस पर छलांग लगा दी। हम दोनों एक दूसरे से गुथम-गुथा हो गए। कभी मैं बेला को रगीदने लगता और कभी वो मुझे दबोच लेती। वो तेज नाखूनों से मेरा चेहरा भी नोचने की कोशिश में थी, लेकिन मैंने अपने आप को बचाए रखा। ताहम गर्दन पर एक दो खराशें आईं। दरवाज़ा खुद ब खुद लॉक हो चुका था, इसलिए फौरी तौर पर बाहर से किसी की मुदाखलत का अंदेशा नहीं था। बेला अगर चाहती तो चीख कर बाहर मौजूद अपने साथियों को सूरत-ए-हाल से आगाह कर सकती थी। ऐसी सूरत में वो लोग दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल होने की कोशिश करते, लेकिन मैं बेला की फितरत से बहुत अच्छी तरह वाकिफ था। वो उस वक्त तक किसी को अपनी मदद के लिए नहीं बुलाएगी जब तक उसके दम में दम है। उसे शायद ये भी इत्मीनान था कि अगर मैंने भागने की कोशिश की तो बाहर मौजूद उसके साथी मुझे चंद कदम भी आगे जाने का मौका नहीं देंगे। मेरा भागने का कोई इरादा नहीं था। मैंने यहाँ से निकलने का एक ही मंसूबा बनाया था और मैं उसी मंसूबे पर अमल करना चाहता था। धींगा मुश्ती में बेला की शर्ट एक कंधे से फट गई, सामने के 2 बटन भी टूट गए। मेरी कमीज के भी 2 बटन टूट चुके थे, लेकिन जब जान पर बनी हो तो बटन टूटने या बंद होने की परवाह किसे थी। बेला इस वक्त मेरे सीने पर थी। उसने एक हाथ की मुट्ठी में मेरे सर के बाल जकड़ रखे थे और दूसरे हाथ से मेरे मुंह पर पे दर पे घूंसे रसीद कर रही थी। मेरे दोनों हाथ मेरी पुश्त के नीचे दबे हुए थे। मैंने बड़ी मुश्किल से अपना सीधा हाथ खींचा और बेला के मुंह पर सीधी हथेली से वार कर दिया। वो करा उठी, हाथ उसकी नाक पर पड़ा, खून की धार बह निकली। उसके साथ ही उसने मेरे बाल छोड़ दिए। मैंने एक जोरदार हाथ मारा, इस मर्तबा उसके होंठों के गोशों से खून रिसने लगा। बेला पर अब गोया जुनून सा तारी था। उसने बड़ी तेजी से झुककर मेरे सर पर टक्कर दे मारी। मैंने बड़ी फुर्ती से सर एक तरफ झुका लिया। अगर एक लम्हे की भी ताखीर हो जाती तो मेरी नाक की हड्डी टूट चुकी होती, मगर सर एक तरफ घुमा लेने से टक्कर मेरे कान पर लगी और कान में सीटियां सी बजती हुई महसूस होने लगी। मेरा दिमाग एक बार फिर झुंझुना उठा। मैंने बेला को पूरी कुव्वत से एक तरफ धकेल दिया। वो एक कुर्सी से टकराई। खोपड़ी पर पहली मर्तबा जोरदार चोट लगी थी। वो चीख उठी। मैं मौका पाकर उठ चुका। सर पर चोट लगने के बावजूद बेला ने भी उठने में देर नहीं लगाई। उसने संभलते ही जुनूनी अंदाज में हमला कर दिया और मुझे धकेलती हुई दीवार तक ले गई। मेरा सर दीवार से टकराया और मेरी आंखों के सामने चमकते हुए लहरिये से रक्स करने लगे। मैं सर को जोर से झटके देने लगा। बेला ने इस मौके से पूरा फायदा उठाया। उसने पहले मेरे पेट और सीने पर सर से 2-3 टकरें मारी और फिर 2 कदम पीछे हटकर लातों और गुंसों की बारिश कर दी। मैं आहिस्ता आहिस्ता दीवार के साथ घसीटता हुआ नीचे झुकता चला गया। बेला की एक और ठोकर मेरे सर पर लगी। मेरी आंखों के सामने तारीकी सी छाने लगी। मैं सर को जोर जोर से झटके देने लगा। उसी लम्हे पसलियों पर जोरदार ठोकर लगी। बेला पूरी तरह फार्म में थी और मुझे जहर करने की भरपूर कोशिश कर रही थी। मेरी आंखों के सामने तारीकी गहरी हो गई। मैं आवाज पर काबू पाने के लिए सर को झटके देता रहा। फिर इत्तेफाक से बेला का पैर मेरी गिरफ्त में आ गया। अब या कभी नहीं। मेरे जहन में सिर्फ एक ही ख्याल उभरा। मैंने सर को एक और झटका दिया और बेला को पीछे धकेल कर खुद भी उठकर खड़ा हो गया। बेला संभल कर एक बार फिर हमलावर हुई, लेकिन इस मर्तबा वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकी। मैंने उसे दोनों हाथों से गिरफ्त में लिया और ऊपर उठाकर पूरी कुव्वत से दूर उछाल दिया। वो एक तरफ दीवार के साथ रखे हुए सोफे पर गिरी और उसी वक्त दरवाजा धड़धड़ाया जाने लगा। मेरा ख्याल है बेला को कमरे में आए इतनी देर होने और उसके चीखने की आवाज सुनकर उसके आदमी को कोई शुबा हुआ होगा। सुधीर, दरवाजा तोड़ दो, जल्दी करो, ये राक्षस मुझे मार डालेगा। बेला चीखी। उसने पहली मर्तबा किसी को मदद के लिए पुकारा था। दरवाजे पर जोर से टकरें मारी जाने लगी। बाहर से शोर की आवाजें भी सुनाई दे रही थी। इसी दौरान एक भारी आवाज सुनाई दी, काउंटर से मास्टर की ले आओ, हरी आप। दरवाजे पर बदस्तूर टकरें मारी जा रही थी। मैंने बेला की तरफ देखा। उसके जख्मी होंठों पर बड़ी मानी खेज मुस्कुराहट थी। मैं काम कर रह गया। मेरे दिमाग में सनसनाहट हो रही थी। मेरे और मौत के बीच सिर्फ चंद ही सेकंड का फासला था। बस दरवाजा खुलने की देर थी। मैंने मुतजस्सिस नजरों से इधर उधर देखा और फिर आहिस्ता आहिस्ता खिड़की की तरफ छिरकने लगा। ये खिड़की सामने वाले लान की तरफ खुलती थी, लेकिन खिड़की से कूदने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं तो कनखियों से बेड पर पड़े हुए बेला के पिस्तौल की तरफ देख रहा था और मैं किसी तरह उस पिस्तौल तक पहुंचना चाहता था। बेला ने भी मेरी नजरों को ताड़ दिया और फिर अचानक उसने बेड की तरफ छलांग लगा दी। मैं भी ताकतवर स्प्रिंग की तरह अपनी जगह से उछला। हम दोनों बैक वक्त बेड पर गिरे, लेकिन पिस्तौल पर पहले मेरा हाथ पड़ा। एक हाथ में पिस्तौल आते ही मैंने दूसरे हाथ से बेला के मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दिया। वो चीख उठी। बेला ने मुझसे दूर हटना चाहा, मगर मैंने बड़ी फुर्ती से उसकी गर्दन को अपने बाजू की लपेट में ले लिया और उसे खींचकर ढाल की तरह अपने सामने कर लिया।
उस वक्त दरवाजे में चाबी घूमने की आवाज सुनाई दी और दूसरे ही लम्हे दरवाजा धड़ से खुल गया। वो दो आदमी थे जो बायक वक्त अंदर दाखिल हुए। उनमें एक वही नीली पतलून और चेकदार शर्ट वाला सिख था जिसे बेला के आने से पहले मैंने रायदारी में टहलते हुए देखा था। उनके पीछे और आदमी भी थे, लेकिन बेला को मेरी गिरफ्त में देखकर वो सब एक झटके से रुक गए। मैंने दूसरे हाथ में पकड़े हुए पिस्तौल की नाल बेला की कनपट्टी से लगा रखी थी और उंगली ट्रैगर पर थी। अगर किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो उसकी खोपड़ी उड़ा दूंगा, मैंने उन आदमियों की तरफ देखते हुए चीख कर कहा। फिर बेला के कान के करीब मुंह लाकर घुर्राया। इनसे कहो अपने हथियार फेंक दे और कमरे से बल्कि रायदारी से भी बाहर चले जाएं। मैं 3 तक गिनूंगा। अगर तुमने इन्हें हुक्म ना दिया तो ट्रैगर दबा दूंगा। और तुम मुझे अच्छी तरह जान चुकी हो, मैं जो कहता हूँ उस पर अमल भी करता हूँ। मैंने उसकी कनपट्टी पर पिस्तौल का दबाव बढ़ा दिया। बेला करा उठी। मैंने गिनती शुरू कर दी। अभी 2 कहा था कि नीली पतलून वाले सिख ने अपना पिस्तौल फेंक दिया और हाथ ऊपर उठा दिया। ये क्या कर रहे हो अहमक? बेला के मुंह से घुटी घुटी सी आवाज निकली। मेरी परवाह मत करो, गोली मार दो इसे, मार डालो इसे। नहीं मैडम, दूसरे आदमी ने भी पिस्तौल फेंक दिया। वो दरमियाने कद का सेहतमंद जिस्म का मालिक था। उसके माथे पर सुर्ख रंग का टीका उसके हिंदू होने की इक्कासी कर रहा था। आपकी जिंदगी हमारे लिए बहुत कीमती है और इसे तो हम बचकर जाने नहीं देंगे। बेवकूफ हो, ये तुमसे ज्यादा अक्लमंद है बेला। मैंने उसकी बात काट दी और दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे के बाहर रायदारी में भी 3 आदमी नजर आ रहे थे। तुम लोग वाकई अक्लमंद हो, मैंने उनकी तरफ देखते हुए कहा। अगर तुम लोगों ने मेरे हुक्म की तामील ना की तो मैं तुम्हारी मैडम की खोपड़ी उड़ाने में एक लम्हे की भी ताखीर नहीं करूंगा। अब तुम लोग रायदारी से भी बाहर निकल जाओ, गुड बॉयज। और सुनो, किसी भी मौके पर कोई चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना, समझे? उन सब ने एक दूसरे की तरफ देखा और दरवाजे से बाहर निकल गए। मुमकिन है उन्होंने मुझे पकड़ने का कोई मंसूबा बना रखा हो और इसलिए आसानी से हथियार भी फेंक दिए थे, लेकिन मैं जानता था कि मुझे क्या करना है। मैं बेला की गर्दन पर गिरफ्त ढीली किए बगैर उसे उठाकर बेड से उतर आया। बेड के करीब ही एक रस्सी पर सरदार अविंदर सिंह वाला सूटकेस रखा हुआ था। मैंने करीब पहुंचकर बेला की कनपट्टी से पिस्तौल हटा लिया। सूटकेस का ढकना उठाकर उसमें से अपना थैला निकालकर अपनी गर्दन के ऊपर से कंधे पर लटका लिया और पिस्तौल दोबारा उसकी कनपट्टी से लगा दिया। रायदारी में जांगने के लिए मैंने बेला को पहले आगे किया और फिर उसकी आड़ से इधर उधर देखने लगा। वो 5 रायदारी के बाएं सिरे पर जीने के करीब खड़े थे। दाईं तरफ कोई नहीं था। मेरा ख्याल है गेस्ट हाउस के मेहमानों को रायदारी में आने से रोक दिया था। रायदारी तकरीबन 8 फुट चौड़ी थी। एक तरफ तो कमरों की कितार थी और सामने वाली दीवार में थोड़े थोड़े फासले पर बड़ी बड़ी खिड़कियां थी। हवा और रोशनी के लिए उन खिड़कियों में शीशे भी थे और जालियां भी। मैं बेला को अपने सामने ढाल बनाए दीवार के साथ साथ उल्टे कदमों दाईं तरफ चलने लगा। मैं बार बार पीछे मुड़कर भी देख रहा था। मेरा सांस घुट रहा है। बेला कराई, मेरी गर्दन पर गिरफ्त ढीली करो, मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। ये गिरफ्त उस वक्त तक ढीली नहीं होगी जब तक मैं तुम्हारी इन सुरमाओं के घेरे से निकल ना जाऊं, मैंने घुर्राते हुए कहा और उसे अपने साथ साथ घसीटता रहा। मैं पिछली तरफ वाले जीने पर आ गया। पहले नीचे झांक कर देखा और फिर बेला को सीधा करके तेजी से नीचे उतर आया, लेकिन आखिरी सीढ़ी पर आते ही मैंने बेला को फिर ढाल बना लिया। जीने के सामने चंद कदम आगे अकबी समत खुलने वाला दरवाजा था जो इस वक्त खुला हुआ था। वो 5 भी दूसरी तरफ की सीढ़ियां उतर कर नीचे आ गए। नीचे भी ऐसी रायदारी थी। उससे आगे बहुत बड़ी लॉबी थी जहां इस्तकबालिया काउंटर भी था। लॉबी में बहुत से लोग खड़े नजर आ रहे थे। पिछली तरफ स्विमिंग पूल था। इस गड़बड़ की खबर पूरे गेस्ट हाउस में फैल चुकी थी। स्विमिंग पूल भी वीरान था। एक तरफ लकड़ी के तख्तों वाली लंबी कुर्सियों पर 2 औरतें और 2 मर्द बैठे हुए थे। मर्दों ने जांघिए पहन रखे थे और औरतों के जिस्मों पर बिकनियां थी। हमें देखते ही वो चारों उठकर चीखते हुए एक तरफ भाग निकले। रायदारी की दूसरी तरफ खड़े हुए आदमियों में से एक ने चीख कर कुछ कहा और उसके कई साथी लॉबी में इधर उधर दौड़ पड़े। मैं बेला को खींचता हुआ स्विमिंग पूल के दाईं तरफ बने हुए ड्रेसिंग और बाथरूम की तरफ दौड़ा। बेला मेरे साथ घसीट रही थी। गले पर मेरे बाजू की गिरफ्त खासी सख्त थी जिसे वो बार बार करा रही थी। मैं उसे लेकर एक और गली में घुस गया। चंद गज आगे एक बंगले के सामने एक आदमी और 2 औरतें खड़ी थी। बंगले के सामने कार में एक औरत और एक मर्द बैठा हुआ था। कार का इंजन स्टार्ट था। वो शायद मेहमान आए हुए थे जो रुखसत हो रहे थे। हमें देखकर वो चौंक से गए। मैंने कार की ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए शख्स पर पिस्तौल तान दिया। नीचे उतरो, जल्दी करो, इंजन चलता छोड़ दो, मैं घुराया। गेट के सामने खड़ा हुआ आदमी और दोनों औरतें चीखती हुई बंगले के खुले हुए गेट में घुस गई। वो शख्स भी इंजन चलता छोड़कर कार से उतर आया। उसके साथ बैठी हुई औरत भी चीखती हुई नीचे उतर गई। अंदर बैठो, मैंने बेला को ड्राइविंग सीट पर धकेल दिया और जोर से दरवाजा बंद किया। ऊपर से घूमकर दूसरी सीट पर आ गया। कार आगे बढ़ाओ और यहाँ से निकलो, जल्दी करो, मैं चीखा। मैं कार नहीं चला सकती। बेला ने हाथ की पूंछ से होंठों पर जमा हुआ खून पूंछते हुए कहा। उसका नीचे का होंठ और नाक भी फूल गई थी। मेरी हालत देख रहे हो, मैं कार नहीं चला सकती। कार आगे बढ़ाओ। मैंने घुर्राते उसके कंधे पर पिस्तौल के बट से जोरदार जरब लगाई। बेला चीख उठी। उसका दूसरा हाथ कंधे पर पहुंच गया और जब मैंने दोबारा पिस्तौल वाला हाथ ऊपर उठाया तो उसका एक हाथ स्टीयरिंग पर और दूसरा गियर पर पहुंच गया और फिर अगले ही लम्हे कार हरकत में आ गई।
मैंने बेला की तरफ देखा। स्टीयरिंग पे उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी हालत वाकई काबिल रहम थी। नाक और होंठ जख्मी थे। पेशानी पर भी घूमड़ उभर आया और सर के पिछले हिस्से पर भी उबार सा दिखाई दे रहा था। लेकिन उस पर तरस खाने का मतलब अपने आप को बेरहम मौत के हवाले करना था। कहाँ जाना है? बेला ने मेरी तरफ देखे बगैर पूछा। कहीं भी, मैंने कहा। कम से कम वक्त में जितना ज्यादा से ज्यादा दूर निकल सकते हैं, रफ्तार बढ़ाओ। कार 2-3 मिनट तक गलियों में घूमती रही और फिर एक कुशादा सड़क पर निकल आई। मुझे अंदेशा था कि अगर हमारे बारे में पुलिस के कंट्रोल रूम में इतला दे दी गई तो चंद सेकंड के अंदर अंदर पूरे शहर की पुलिस और गश्ती गाड़ियां हमारी तलाश शुरू कर देंगी और हम बहुत जल्द घेरे में आ जाएंगे। मेरे कहने पर बेला ने कार एक जेली सड़क पर मोड़ दी। सड़क के दोनों तरफ कोठियां थी। बेला की हालत वाकई बहुत उबतर थी। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे और वो बड़ी मुश्किल से स्टीयरिंग को काबू किए हुए थी। मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। वो पहली बार मुझसे इस कदर खौफजदा हुई थी। बाईं तरफ खेल का एक मैदान देखकर मैंने कार रुकवा ली। बेला उलझी हुई नजरों से मेरी तरफ देखने लगी। सड़क की एक तरफ मैदान था और दूसरी तरफ बंगले, लेकिन सड़क पर सन्नाटा था। क्या बात है? कार यहाँ क्यों रुकवाई? क्या करना चाहते हो? बेला के लहजे में भी खौफ नुमाया था। फिक्र मत करो, तुम्हें मारूंगा नहीं, मैंने कहा। कई महीनों से मेरा और तुम्हारा साथ रहा है। बड़ा अच्छा वक्त गुजरा है। तुमसे अगर दोस्ती होती तो शायद मैं हिंदुस्तान से जाने का ख्याल भी जहन में ना लाता। तुमसे दोस्ती तो नहीं हो सकी, अलबत्ता तुम एक ज़हीन और असूल पसंद और हौसलामंद दुश्मन साबित हुई हो। तुम्हारी जगह अगर कोई मर्द होता तो अरसा पहले मेरे हाथों से मारा जा चुका होता, लेकिन तुम्हें जान से मारने को दिल नहीं चाहता। ये हमारी आखिरी मुलाकात है। यहाँ तक साथ देने का शुक्रिया, और ये जो कुछ हुआ है इसका मुझे अफसोस है। मैंने उसके चेहरे की तरफ इशारा किया। अब मैं तुमसे रुखसत हो रहा हूँ। वो देखो, उस बंगले के गेट के अंदर की तरफ एक आदमी नजर आ रहा है। मेरे जाने के बाद तुम उसे अपनी मदद के लिए बुला लेना। बेला ने देखने के लिए दाईं तरफ गर्दन घुमाई और उसी लम्हे मैंने पिस्तौल का दस्ता उसकी खोपड़ी पर रसीद कर दिया। उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई और वो सीट पर लुढ़क गई। मैंने हाथ हल्का ही रखा था, उसे सिर्फ बेहोश करना चाहता था और मुझे यकीन था कि अगर किसी ने उसे तलाश ना कर लिया तो वो आधे घंटे से पहले होश में नहीं आएगी। मैं दरवाजा खोलकर नीचे उतर आया। आखिरी बार मुड़कर बेहोश बेला की तरफ देखा और मैदान में दौड़ता चला गया। मैदान की दूसरी तरफ सड़क थी और उसके साथ छोटे छोटे बंगले थे। सामने कई गलियां थी। मैं गली में घुसकर कुछ दूर दौड़ता रहा और फिर एक गली के मोड़ पर रुककर पीछे देखा और तेज तेज चलने लगा। मेरा ख्याल था कि आधे घंटे से पहले बेला को होश नहीं आएगा या ये मुमकिन है पहले उसे तलाश कर लिया जाए। होश में आने के बाद बेला के ज़हन में सबसे पहले यही बात आएगी कि मैं इस नवा में कहीं छुपा हुआ हूँ, इसलिए मैं इस इलाके से बहुत दूर निकल जाना चाहता था। मेरा हुलिया भी ऐसा था कि मुझ पर शक किया जा सकता था। उलझे हुए बाल, कमीज के टूटे हुए बटन और गले पर खराशे, गले में लटका हुआ थैला कोई भी शख्स इस हुलिये में देखकर चोर उचक्का समझ सकता था और मैं तो यूं भी महफूज नहीं था। दर्जनों लोग मेरी तलाश में निकल खड़े होंगे, इसलिए मैं किसी सड़क पर आने की बजाय ऐसी तंग और अंधेरी गलियों में चल रहा था जहाँ किसी से आमना सामना होने का अंदेशा ना हो। मैं इस इलाके से तकरीबन 2 मील दूर निकल आया। इस तरफ शायद निचले तबके की आबादी थी। एक गली में घूमते हुए मैं किसी चीज से टकरा कर लड़खड़ाया। मैं संभल कर आगे बढ़ना चाहता था कि ठिठक कर रुक गया। मैं जिस चीज से टकराया था वो कोई पत्थर वगैरह नहीं, एक इंसान था। मैं झुककर उसे देखने लगा। गली के आखिरी सिरे पर एक बल्ब जल रहा था जिसकी मदम सी रोशनी यहाँ तक भी पहुंच रही थी। मैं झुककर देखने लगा। वो कोई आदमी था, मुट्ठी भर लंबी गोल दाढ़ी, घनी मूंछें जो दाढ़ी से इस तरह मिल गई थी कि मुंह का दहाना छुप गया था। सर के बाल बेतहाशा लंबे और बिखरे हुए थे। इस सुलिये में वो कोई सिख ही लगता था। पहले तो मैं उसे लाश समझा था, मगर सीने पर हाथ रखकर देखा तो पता चला वो जिंदा है। मैं किसी बखेड़े में नहीं पड़ना चाहता था, कहीं ऐसा न हो कि उससे इज़ारे हमदर्दी के चक्कर में खुद ही डर लिया जाऊं। मैं वहां से हटना ही चाहता था कि उस आदमी के जिस्म में हरकत पैदा हुई और उसने मेरी पतलून का पांचा पकड़ लिया। ओए कौन है तू? मुझे उठा के उधर रख दे, यहाँ तो कुत्ते मेरा मुंह चाट रहे हैं। उसके हल्क से लड़खड़ाती हुई आवाज निकली। मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। वो शराब के नशे में दूध था। मैंने उसे सहारा देकर उठाया। देखो यार कैसा वेला आ गया है। वो सहारा लेने के लिए मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, आज थोड़ा ज्यादा पीकर आया तो तुम्हारी फब्बो ने मुझे घर से निकाल दिया, पर मैं सब समझता हूँ उसने भी घर में किसी यार को बिठा रखा होगा, इसलिए मुझे हरी झंडी दिखा दी। पर कोई गल नहीं। वो एक लम्हे को खामोश हुआ, फिर बोला, पर कोई गल नहीं, चलो हम बसु की तरफ चलते हैं, वो आज अकेली होगी। बसु कौन है? मैंने पूछा। मेरे ध्यान में अचानक ही एक और ख्याल उभरा था। क्या वो तुम्हें घर में घुसने देगी? ओए वो मुझे कैसे रोकेगी? वो शख्स हाथ लहराते हुए बोला। उसका बंदा आज ही तो लुधियाने गया है, चल तू भी मेरे साथ चल। उसने घूर कर मेरी तरफ देखा। पर तू है कौन? तुम्हारा दोस्त हूँ सरदार जी, मैंने जवाब दिया। दोस्त है तो खैर तू भी चल, पर तू मेरी बल्लों को हाथ नहीं लगाएगा? वो बोला। बिल्कुल नहीं लगाऊंगा, मैंने कहा। मुझे उसकी बल्लों से कोई दिलचस्पी ना थी। मुझे तो किसी ऐसी जगह की जरूरत थी जहाँ रात भर के लिए पनाह हासिल कर सकूं। बिंदु के घर में और कौन है सरदार जी? मैंने उसके साथ चलते हुए पूछा। कोई भी नहीं यार, अकेली होती है। बिल्कुल अकेली, सरदार ने कहा।
मैं उसे सहारा देकर चलता रहा। हम गलियों से निकलकर खुली जगह पर आ गए। उस तरफ दरख्तों का बहुत लंबा चौड़ा जखीरा था। उस जखीरे के दूसरी तरफ भी आबादी थी और उन मकानों को देखकर लगता था जैसे वो किसी किस्म के सरकारी क्वार्टर हों। सरदार जी झूमते टहलते चल रहे थे। अगर मैं उसे सहारा ना देता तो वो अब तक 10 मरतबा गिर चुका होता। वो दूसरी गली के कॉर्नर वाले क्वार्टर के सामने रुक गया और दरवाजा खटखटाने लगा। रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी। दरवाजा खटखटाने की आवाज सन्नाटे में दूर तक गूंज गई। वो दूसरी मर्तबा हाथ मारना चाहता था कि अंदर से एक नुस्वानी आवाज सुनाई दी। कौन है वे? सबर से काम ले। वो यकीनन बिंतू की आवाज थी। उस आवाज से मैंने अंदाजा लगाया कि उसकी उम्र 30 और 35 के दरमियान रही होगी। मैं हूँ बिंतू, दरवाजा खोल। सरदार जी ने दरवाजे के साथ मुंह लगाकर सरगोशी की। दरवाजा फौरन ही खुल गया। सरदार बशीर सिंह एक लम्हे की ताखीर किए बगैर अंदर घुस गया और जाहिर है मैं भी उसके साथ ही था। बिंतु दरवाजे के एक तरफ खड़ी थी। उसने फौरन ही दरवाजा बंद कर दिया और फिर मुझे देखकर वो उछल पड़ी। ये कौन है तुम्हारे साथ? उसकी आवाज सहमी हुई थी। ओए यार है अपना, बशीर सिंह ने जवाब दिया। तुझे हाथ भी नहीं लगाएगा, चल अंदर चल। ये पुख्ता ईंटों का मुख्तसर सा आंगन था। सामने बरामदे में साथ साथ 2 कमरे थे। एक कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर बत्ती जल रही थी जिसकी रोशनी खुले हुए दरवाजे से यहाँ तक पहुंच रही थी। बिंतु चलने में मेरी तरफ देखती रही, फिर बरामदे की तरफ बढ़ गई। हम भी उसके पीछे चलते हुए कमरे में दाखिल हो गए। कमरे में एक तरफ चारपाई बिछी हुई थी। सामने वाली दीवार के साथ लोहे की एक अलमारी इस्तादा थी। 2 कुर्सियां भी रखी हुई थी। सामने आतिशदान के कारंज पर आराइश की कुछ चीजें भी रखी हुई थी। उससे ऊपर दीवार पर बाबा गुरु नानक की तस्वीर आवेदा थी। सरदार बशीर सिंह तो अंदर दाखिल होते ही चारपाई पर गिर गया और मैं दरवाजे के करीब खड़ा बिंतु की तरफ देख रहा था। उसके बारे में मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। उसकी उम्र 30-32 के लगभग रही होगी। ऊंची लंबी सेहतमंद गुदा जिस्म, गोरी रंगत और चेहरे के नकूश भी बड़े दिलकश थे। मोटी मोटी स्याह आंखें और स्याह रेशमी बाल कमर तक झूल रहे थे। बिंतु ने भी मेरी तरफ देखा। मेरा हुलिया देखकर उसकी खूबसूरत आंखों में खौफ की हल्की सी परछाई लहरा गई। मैं बशीर सिंह के तमाम दोस्तों को जानती हूँ, तुम्हें पहली बार देखा है। कौन हो तुम? बिंतु ने मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। डरो नहीं, मैं भी बशीर सिंह का दोस्त हूँ। इससे मेरी दोस्ती आज ही हुई है। इसकी वजह से आज मैं एक बड़ी मुसीबत से बच गया हूँ। मैंने कहा। तुम्हारी ये हालत? उसने एक बार फिर उलझी हुई नजरों से मेरी तरफ देखा। मुझे कुछ गुंडों ने घेर लिया था। मैंने कहा, अगर बशीर सिंह वक्त पर ना पहुंच जाता तो वो लोग मुझे मार ही डालते। तुम्हारे ये दोस्त बड़ा बहादुर आदमी है। इसने मुझे उन गुंडों से बचाया। ये मुझे इस ख्याल से अपने साथ ले आया है कि गुंडे मुझे दोबारा परेशान ना करे। वैसे तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं सुबह यहाँ से चला जाऊंगा। और हाँ, मैंने पतलून की जेब से नोटों की गड्डी निकाल ली और 1000 रुपए के नोट निकाल कर उसकी तरफ बढ़ा दिए। ये थोड़ी सी रकम रख लो, अपने पास काम आएगी। सरदार बशीर सिंह मुझे यहाँ लेकर आया था तो मैंने बिंतु को देखते ही अंदाजा लगा लिया था कि वो एक लालची औरत है। कोई शादीशुदा औरत किसी गैर मर्द से उस वक्त ताल्लुकात कायम करती है जब शोर से उसकी जरूरियात पूरी ना होती हों। बिंतु भी शादीशुदा थी मगर एक गैर मर्द से उसके ताल्लुकात थे। उसका शोर लुधियाने गया हुआ था और बशीर सिंह फायदा उठाकर यहाँ आ गया था, जबकि उसकी अपनी बीवी बकौल उसके और मर्द से रंग रलियां मना रही थी। बिंदु चलने में मेरी तरफ देखती रही, फिर उसने नोट लेकर अपनी कमीज के गिरे बांध में ठूंस लिए। इसको बताना मत, वो सरगोशियाना लहजे में बोली। बुरा मान जाएगा। बिल्कुल नहीं बताऊंगा, तुम इत्मीनान रखो, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। और मुझे कोई ऐसी जगह बता दो जहां रात गुजार सकूं। वो मुझे दूसरे कमरे में ले आई। ये कमरा बैठक के तौर पर आरास्ता था। लकड़ी के हत्थे वाला एक पुराना सा सोफा भी रखा हुआ था। तुम यहाँ सो जाओ। उसने सोफी की तरफ इशारा किया और बाहर जाते जाते दरवाजे के करीब रुक गई। तुम सुबह चले जाओगे ना? हाँ, लेकिन अगर तुम रोकना चाहो तो मैं इनकार नहीं करूंगा, मैंने मानी खेज मुस्कुराहट के साथ कहा। बिंतु अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देखती हुई कमरे से निकल गई। मैंने दरवाजा बंद कर दिया और सोफे पर लेट गया। अपना थैला मैंने तकिया बनाकर सर के नीचे रख लिया। सोफे के कुशन बहुत ज्यादा पुचके हुए थे। नीचे से लकड़ी की पेटियां चुभ रही थी। मैं देर तक जागता रहा और सूरत-ए-हाल के बारे में सोचता रहा। आज की रात महज इत्तफाक से मुझे यहाँ पनाह मिल गई थी, लेकिन सुबह यहाँ से जाना होगा। मेरी तलाश शुरू हो चुकी होगी और शहर से बाहर जाने वाले रास्तों की नाकाबंदी भी कर दी गई होगी। बेला होश में आने के बाद बुरी तरह भिन्ना गई होगी। वो कोशिश करेगी कि मैं इस शहर से ना निकलने पाऊं, लेकिन मुझे बहरहाल यहाँ से निकलना था। मैं रात के आखिरी पैर सो गया। सुबह 9 बजे के करीब आंख खुली। मैं भी सोफे पर लेटा हुआ था कि बिंतु दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। तुम उठकर तैयार हो जाओ, बशीर सिंह आधे घंटे बाद आकर तुम्हें अपने घर ले जाएगा। बिंतु ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। मैं किसी गैर मर्द को अपने घर में नहीं रख सकती। सबको पता है कि मेरा बंदा लुधियाने गया हुआ है। अगर किसी को पता चल गया कि परेशान मत हो, मैं चला जाऊंगा। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, अगर मुझे अपने बंदे की कोई कमीज दे दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। वो चलने में मुझे घूरती रही, फिर दूसरे कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद उसने गहरे नीले रंग की एक कमीज लाकर मेरी तरफ उछाल दी। मैंने अपनी फटी हुई कमीज उतार कर वो नीली कमीज पहन ली और कमरे से बाहर आ गया। मैंने बिंतु से गुस्ल खाने के बारे में पूछा तो उसने सेन के कोने में एक दरवाजे की तरफ इशारा कर दिया। मैंने नहाकर अपना उलिया दुरुस्त किया और जब गुस्ल खाने से बाहर निकला तो बिंतु बावर्ची खाने के दरवाजे में खड़ी थी और फिर वो नाश्ता लेकर मेरे पीछे पीछे ही कमरे में आ गई। एक प्लेट में अंडे का आमलेट था और उस प्लेट में एक पराठा भी दोरा किया हुआ रखा हुआ था।
मेरे नाश्ता करने के दौरान पचेर सिंह भी आ गया। वो बड़ी अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देख रहा था। तुम कहते हो मेरे दोस्त, और कल रात मैंने गुंडों से तुम्हारी जान बचाई थी। वो मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला, ये दुरुस्त है, अगर तुम ना आ जाते तो वो लोग मुझे मार ही डालते। मैंने कहा, हद हो गई यार। वो हाथ झटकते हुए बोला, मैं शराब के नशे में था और मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। खैर छोड़ो इस किस्से को, यारों के लिए तो अपनी जान भी हाजिर है। अब तुम मेरे साथ चलो मेरे घर। लगता है तुम फिरोजपुर पहली दफा आए हो। जितने दिन रहना हो मेरे पास ही रहना। तकरीबन 20 मिनट बाद जब हम रुखसत होने लगे तो बिंदु ने मौका पाकर मेरे कान में सरगोशी कर दी, मेरा बंदा 3 दिन लुधियाने में रहेगा, मौका मिले तो आज या कल रात को आ जाना। मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। रात को मैंने उसे जो 1000 रुपए दिए थे वो अपना रंग दिखाने लगे थे। हम दरख्तों के जखीरों से होते हुए उस आबादी में पहुंच गए जहां से गुज़िश्ता रात मैंने पचेर सिंह को नशे की हालत में उठाया था। मैं चलते हुए मोहतात अंदाज में इधर उधर देख रहा था। दूसरी गली में वो पुरानी तर्ज के एक मकान के सामने रुक गया। दरवाजा भिड़ा हुआ था मगर अंदर से बंद नहीं था। पचेर सिंह दरवाजा खोलकर बेधड़क अंदर दाखिल हो गया और मुझे भी बुला लिया। बीच में कुशादा आंगन था, फर्श सुर्ख ईंटों का था। सेन के 3 इतराफ में कमरे थे, 2 एक तरफ और एक कमरा दूसरी तरफ। एक तरफ बावर्ची खाना और गुसल खाना वगैरह था। जब हम अंदर दाखिल हुए तो सामने वाले बरामदे में एक औरत खड़ी थी जो मुझे देखते ही कमरे में घुस गई। पचेर सिंह मुझे उस तरफ ले आया जहाँ एक ही कमरा था। फर्श सीमेंट का था जिसमें रंग मिलाया गया था। चारों तरफ से 1-1 फुट जगह छोड़कर नीचे रंग की 6 इंच चौड़ी पट्टी थी जिसमें पीले रंग से बेल बूटे बने हुए थे। उस जमाने में मुतवस्सित और निचले दर्जे के घरों में इस किस्म के फर्श बनाने का रवाज आम था। कालीन तो बड़े घरों में ही बिछे थे, दरमियाने घरों में ज्यादा से ज्यादा दरी बिछा दी जाती। वैसे आमतौर पर इस किस्म के रंग बिरंगे फर्श ही बना लिए जाते थे। ये कमरा बैठक के तौर पर आरास्ता था। चंद कुर्सियां और इसके दरमियान में काफी टेबल पड़ी हुई थी। एक तरफ तख्त की तरह लकड़ी की चौकी बिछी हुई थी जिस पर गद्दा और सफेद चादर बिछी हुई थी। आतिदान के कार्निस पर लकड़ी के फ्रेम में बाबा गुरु नानक की तस्वीर रखी हुई थी। एक दीवार पर पुराना कैलेंडर भी आवेदन था, उस पर भी बाबा गुरु नानक ही की तस्वीर थी। पचेर सिंह मुझे कमरे में बिठाकर चला गया। उसकी वापसी 10 मिनट बाद हुई। उसके हक में वही औरत ट्रे उठाए अंदर दाखिल हुई। ट्रे में लस्सी से भरे हुए 2 बड़े गिलास रखे हुए थे। उस औरत ने दुपट्टे से घूंघट निकाल रखा था। मैं उसका चेहरा नहीं देख सका, लेकिन उसके हाथों की गोरी रंगत और मखरूती उंगलियां देखकर अंदाजा हुआ कि वो खासी हसीन होगी और उसकी उम्र भी ज्यादा नहीं लग रही थी। उसने लस्सी के गिलास मेज पर रख दिए और वापस जाने लगी तो पचेर सिंह ने उसे रोक लिया। ओए बसंत कौर, कहाँ जा रही है? बैठ जा यहाँ पर। वो मेरे सामने वाली कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए बोला। और ये घूंघट हटा दे, ये तो अपना बेलिया है सवित्र सिंह, इससे क्या पर्दा। उसने खुद ही मेरा नाम भी तजवीज कर दिया था। मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। बसंत कौर झिझकती हुई कुर्सी पर बैठ गई और फिर उसने घूंघट भी हटा दिया, दुपट्टा चेहरे से हटा दिया। उसके बारे में मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। वो बेहद हसीन और भरपूर जवान औरत थी। उम्र 25-26 से ज्यादा नहीं थी, लेकिन बसंत कौर के मुकाबले में तो वो ही थी। मुझे अफसोस भी हुआ पचेर सिंह इतनी हसीन बीवी को छोड़कर दूसरी औरतों के पीछे मारा मारा फिर रहा था। सवित्र सिंह मेरा बेली है, बाहर से आया हुआ है, सरदार जी अपनी बीवी को बता रहे थे। कल रात कुछ गुंडों ने इस पर हमला कर दिया। वो इसे अजनबी समझकर लूटना चाहते थे। वो तो मैं वक्त पर पहुंच गया और बचा लिया, वरना पता नहीं वो इस बेचारे का क्या असर कर देते। देखो इसकी गर्दन पर खरोंचे आई हैं। उसने मेरी तरफ इशारा किया। बसंत कौर ने नजरें उठाकर मेरी तरफ देखा। पचेर सिंह कह रहा था, ये कुछ रोज हमारे पास रहेगा, इसकी सेवा में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए, प्रोने को कोई शिकायत ना हो। ओए समझी क्या? नहीं समझ गई जी, बसंत कौर ने धीमे से लहजे में कहा। अब आप लस्सी पियो, गर्म हो जाएगी। मैं दोपहर की रोटी शोटी का बंदोबस्त करती हूँ। वो उठकर चली गई। सरदार जी बुरा ना मानना, मैंने जेब से चंद बड़े नोट निकाल कर उसकी तरफ बढ़ा दिए। मैं चंद दिन यहाँ रहूंगा मगर तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता। अपना यार समझकर थोड़ी सी रकम रख लो खर्च के लिए। उसने बड़ी मुश्किल से वो रकम कबूल की। मैं तो नशे में था यार, मुझे पता ही नहीं चला, पर हुआ क्या था? उसने नोट जेब में रखते हुए कहा। होना क्या है सरदार जी? मैंने गहरा सांस भरते हुए कहा। कल गलती से सड़क पर एक लड़की को इशारा कर दिया था। मुझे पता नहीं कि उसके साथ 3-4 आदमी भी थे। पहले तो लड़की ने मेरी तवाज़े की, कमीज फाड़ी, अपने तेज नाखूनों से मुझे नोचा, फिर उसके साथ ही मेरी ठुकाई करने लगे। बहुत से लोग मुझे उन गुंडों के हाथों पिटते देखते रहे मगर कोई आगे नहीं बढ़ा। वो तो इत्तेफाक से तुम उस तरफ आ गए, तुमने गुंडों को ललकारा, एक को 2 दिन करारे से हाथ भी जड़ दिए, भाग गए वो सब लोग और तुम मुझे अपने साथ ले गए। ये तो कमाल हो गया, वाहे गुरु दी कसम। मैं नशे में था इसलिए मुझे ये सब कुछ याद नहीं। अगर मैं नशे में ना होता तो एक आदमी के हाथ पैर जरूर तोड़ देता। वैसे यहाँ बाजार में अपना बड़ा नाम है, तुम परेशान मत होना। मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था। उसने यकीन कर लिया था कि कल रात उसने गुंडों से मेरी जान बचाई थी। मैं माड़ा जैसा बंदा हूँ सरदार जी, मैंने कहा। अपने एक बेली से मिलने आया था। ये पता चला कि वो पटियाला गया है, इसलिए सड़कों पर फिर रहा था और सोच रहा था कि वापस चला जाऊं या रात किसी होटल में गुजार लूं कि इसी दौरान वो वाकया पेश आ गया। मैं भी तो तुम्हारा बेली हूँ यार, उसने कहा। वो तो ठीक है सरदार जी, मैंने कहा, पर मैंने फैसला कर लिया कि 3-4 दिन घर से नहीं निकलूंगा। तुम भी किसी को मत बताना कि मैं तुम्हारे घर में हूँ। कोई गल नहीं, वो बोला। वैसे तुम आए कहाँ से हो? रहने वाला तो मैं तुरंत तारन का हूँ।
कल आया भी वहीं से था, लेकिन मैं चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए बोला, मेरा बापू हम सब घर वालों को होशियारपुर ले गया था। वहाँ हमारी रिहाइश मुसलमानों के महल्ले में थी, हमारा रहन सहन भी मुसलमानों जैसा ही हो गया। बस क्या बताऊं सरदार जी, जब कभी धर्म की बात होती है तो जैसे बड़ी शर्म आती है। धर्म क्या चीज़ है मेरे वीर, सरदार जी बोले, इंसान में अपनाइए तो वही सबसे बड़ा धर्म है। ठीक कहते हो सरदार जी, मैंने कहा, पर एक बात कहूँ, बुरा मत मानना। हाँ हाँ कहो, मैं तुम्हारी गल का बुरा नहीं मानूंगा। उसने कहा, तुम्हारी घर वाली बसंत कौर इतनी खूबसूरत है, जवान है, तुम्हें उसके पैर धो धो कर पीने चाहिए, लेकिन तुम उसे छोड़कर दूसरी औरतों के पीछे भागे फिर रहे हो। और ये गल नहीं है सवित्रे, उसने कहा। मुतात अंदाज में दरवाजे की तरफ देखा, फिर आगे झुककर राजदाराना लहजे में बोला, ये जो बसंत कौर है ना, तुम्हारी पाबो नहीं है क्या? मैं चौंक गया। बात दरअसल ये है कि मेरा एक दोस्त गौर बख्श कुछ अर्सा पहले अमृतसर गया था। वह उसने इस लावारिस लड़की से शादी कर ली। गौर बख्श आवारा मिजाज बंदा था, उसके पास रहने को तो कोई जगह भी नहीं थी। वो बसंत कौर को लेकर मेरे घर आ गया। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, 1 साल बाद गौर बख्श गुजर गया, बसंत कौर मेरे पास ही रहने लगी। कहाँ जाती बेचारी, इसने मुझे ही अपना सब समझ लिया था। मेरे साथ रहते हुए इसके भी पुर्जे निकल गए। मैं जब घर में नहीं होता ना, ये किसी और को भी बुला लेती है। तुम्हें कभी मौका मिले ना तो इससे बच कर ही रहना, और इसकी बातों का तो बिल्कुल ही यकीन मत करना। ये इंकशाफ मेरे लिए बहुत हैरत अंगेज था। मैंने सिखों के बारे में बहुत सी बातें सुनी थी, मगर वो सब लतीफों की हद तक थी। लेकिन ये इंकशाफ मेरे लिए वाकई हैरत अंगेज था कि एक शख्स की बीवी उसके दोस्त और दूसरों के इस्तेमाल में भी थी। कुछ देर इधर उधर की बातें होती रही, फिर पचेर सिंह कुछ सौदा सलफ लेने के लिए बाजार चला गया। मैं कुर्सी से उठकर चौकी पर लेट गया और कुछ ही देर बाद ऊँघने लगा। मुझे खाने के वक्त उठाया गया। उस वक्त खाना हमने दूसरे कमरे में बैठकर खाया। दस्तरख्वान फर्श पर ही बिछा था और बसंत कौर भी हमारे साथ बैठी थी। बसंत कौर शुरू में तो कुछ झिझकती रही, लेकिन फिर बतदरीज खुलती चली गई। वो पचेर सिंह के सामने तो मुझसे दूर रहती, और जब वो घर में ना होता तो मुझसे बेतकल्लुफ होने की कोशिश करती। 3-4 दिन गुजर गए। इसी दौरान मैं एक मरतबा भी घर से बाहर नहीं निकला था, जबकि बसंत कौर सौदा सल्फ लेने के लिए अक्सर बाहर जाती रहती थी, और बचेर सिंह का तो ज्यादा वक्त अब घर से बाहर ही गुजरता था। और फिर एक रोज वो वक्त भी आ गया जिसका मुझे इंतजार था।